गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक 4 जो कि मांग का नियम चल रहा है। मांग के नियम के अंतर्गत पिछली क्लास में मांग का नियम पढ़ा और साथ में मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी चर्चा की जा चुकी है और साथ में अधिकांश मांग वक्र नीचे की तरफ क्यों झुकते हैं इनका भी कारणों के सहित विवेचन किया। इसके बाद मांग के नियम के अपवाद स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको गिवन वस्तुएं वाला एग्जाम्पल या गिवन वस्तुओं का अपवाद वो ही मांग के नियम का सच्चा अपवाद माना जाता है। और आज जो अपवाद करेंगे वो अपवाद नहीं है, फिर भी उनको मांग के नियम के अपवादों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। गिवन वस्तुएं वह घटिया वस्तुएं होती है जब उपभोक्ता की मांग पर कीमतों का उस हिसाब से असर नहीं पड़ता है जैसे मांग के नियम में पड़ता है। कहने का मतलब वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो मांग बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी और उपभोक्ता जो है उस वस्तु का उपभोग कम करके दूसरी वस्तु का उपभोग करने लग जाता है। यानी गिवन वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो ऋणात्मक आय प्रभाव को या प्रतिस्थापन प्रभाव को, ऋणात्मक आय प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि वो प्रतिस्थापन प्रभाव को भी खत्म कर देता है, उसको मिटा देता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहता है? जब वस्तु की कीमत में एक वस्तु की कीमत को स्थिर रखकर दूसरी वस्तु की कीमत में कमी की जाती है तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कीमत के कम होने पर भी उपभोक्ता जो है उस वस्तु की मांग को ना करके उपभोक्ता अच्छी वस्तु की तरफ जाने लगते हैं। ये होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आय प्रभाव इतना ऋणात्मक होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव को भी मिटा देता है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है और विभिन्न वस्तुओं का ही नियम जो है, विभिन्न वस्तुएं ही मांग के नियम का सच्चा अपवाद मानी जाती है। इसके अंतर्गत और भी अन्य अपवाद हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हेडिंग डालिए अन्य अपवाद। अन्य अपवाद इसके अंतर्गत प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं भी मांग के नियम के अपवाद के अंतर्गत आती है। और छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या होती है, तो आप छोटे क्वेश्चन के हिसाब से भी अपने को तैयार करना है। इन्हें सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉर्नस्टीन बेवलेन ये अर्थशास्त्री हैं। थॉर्नस्टीन बेवलेन जो है, इन अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के बारे में बताया, इसलिए इन वस्तुओं को बेवलेन वस्तुएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवलेन वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं को बेवलेन वस्तुएं भी कहा जाता है। अब देखिए प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या होती है? ये विलासिता की वस्तुएं होती है। अब नाम से स्पष्ट है, प्रतिष्ठा का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनको खरीदने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में नाम बढ़ता है, समाज में जो है यश बढ़ता है। तो ये ऐसी विलासिता की वस्तुएं होती है। देखो 3 प्रकार की वस्तुएं होती है, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। विलासिता की वस्तुएं होती है, विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनको खरीदने से समाज में नाम होता है कि यार तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, इसके पास तो देखो ऐसी लग्जरी गाड़ी है, इतना बड़ा मकान है, इसके अलावा इतना बैंक बैलेंस है, इसके पास इतनी ज्वेलरी है, इतने आभूषण है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं जो कि व्यक्ति के नाम में या उसके यश में
कहलाती है। रहने के लिए एक मकान काफ़ी होता है, लेकिन एक शानदार मकान, एक लग्जरी मकान बनाना या महल खड़ा करना वो प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यात्रा करने के लिए एक फोर व्हीलर, नॉर्मल फोर व्हीलर बहुत होती है, लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट या महंगी गाड़ी अगर कोई व्यक्ति मेंटेन करता है, लग्जरी गाड़ी मेंटेन करता है, तो वो पैसे वाले व्यक्तियों में या धनी व्यक्तियों के अंतर्गत माना जाता है। पहनने के लिए छोटे मोटे आभूषण काफ़ी होते हैं, लेकिन महंगे महंगे आभूषणों को खरीदता है व्यक्ति, तो वो नामी वो धनी व्यक्तियों के अंतर्गत आता है। तो ऐसी वस्तुएं जिससे व्यक्ति को जब वो खरीदता है तो उससे समाज में नाम प्रतिष्ठा फैलती है, वो विलासिता की वस्तुएं कहलाती है। तो ये विलासिता की वस्तुएं जैसे हीरे, पन्ने के आभूषण हो गए आदि होते हैं, जिनकी मांग नीची कीमत की बजाय ऊंची कीमत पर अधिक होती है। यानी जैसे कि मार्केट में वो आती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उस समय उन वस्तुओं को कौन खरीदता है? उस समय उन वस्तुओं को सिर्फ अमीर वर्ग के व्यक्ति ही खरीदते हैं। तो जिनकी ऊंची कीमत होने पर मांग ऊंची होती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो ग्राहक नीची कीमत पर, जो ग्राहक है वो अमीर व्यक्ति उन वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। वो वस्तु अब सर्वसाधारण की वस्तु बन जाती है और सर्वसाधारण के द्वारा उन वस्तुओं को खरीदा जाता है। तो नीची कीमत पर जो है उसकी मांग, अगर हम अनुपात की दृष्टि से देखें तो जो ऊंची कीमत थी उस समय कस्टमर खरीद रहे थे, तो कीमत नीची हो गई तो उससे और उन व्यक्तियों को तो और ज़्यादा खरीदना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति उन वस्तु को नहीं खरीदेंगे क्योंकि अब वो सोचेंगे कि यह तो अब सर्वसाधारण की वस्तु बन चुकी है। इस प्रकार कम कीमत पर उस वस्तु को वो लोग नहीं खरीदते हैं। इस प्रकार ये जो है ग्राहकों के लिए सर्वसाधारण की वस्तु बन जाती है। इस विलासी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कीमत के कम होने पर जो व्यक्ति ऊंची कीमत पर उन वस्तुओं को नहीं खरीद सकते थे, अब कीमत के कम होने पर सर्वसाधारण व्यक्ति भी खरीदता है, तो कम कीमत पर ग्राहक कैसे हो गए? ज़्यादा हो गए। इसलिए प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के अंतर्गत मांग का नियम को जो है सच्चे अपवाद में शामिल नहीं किया जाता है। ये आपकी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं थी। अर्थात ये स्थिति मांग के नियम के अनुसार जो है सही प्रतीत होती है कि जब ऊंची कीमत थी तो धनी लोग अर्थव्यवस्था में होते कितने हैं? अर्थव्यवस्था में 5% से लेके 10% व्यक्ति ही धनी वर्गों के अंतर्गत आते हैं, और जब कीमत ज्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था में 5% से लेके 10% तक व्यक्ति ही तो खरीदेंगे। बाकी जो बचे हैं 95% या 90% से लेके 95% उन वर्ग के द्वारा तो वस्तु नहीं खरीदी जाएगी, और जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो 90% से लेके 95% तक व्यक्ति उस वस्तु को खरीदेंगे। तो कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। इसलिए यह सच्चा अपवाद नहीं माना जाता है। इसकी परिभाषा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की आप लिख सकते हो। ये ऐसी वस्तुएं होती है या ऐसी विलासिता की वस्तुएं होती है जिनकी कीमत कम होने की बजाय जब ऊंची कीमत होती है तब वस्तु की मांग ज़्यादा लोगों के द्वारा की जाती है, यानी धनी वर्ग के द्वारा की जाती है। इस प्रकार ये आपका प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के अंतर्गत अन्य अपवादों में मांग के नियम के अन्य अपवादों के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका जो अपवाद आएगा वो आएगा भावी कीमतों के अनुमानों के प्रभाव। भावी यानी कि भविष्य की भावी कीमतों के अनुमानों का प्रभाव। भावी कीमतों के अनुमानों का प्रभाव ये भी मांग के अन्य तथाकथित अपवादों के अंतर्गत आता है। ये मांग के नियम का दूसरा अपवाद बतलाया गया है कि कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा भी उस स्थिति में घटेगी जब ग्राहक को यह लगेगा कि वस्तु की कीमत भविष्य में और
कम होने की आशंका है। इस प्रकार यह भी मांग के नियम का सच्चा अपवाद नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मांग के नियम में जो है उपभोक्ता मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत कम हो गई तो मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि भविष्य में कीमतों के अनुमान, मतलब भविष्य में कीमतें और कम होगी। तो जरूरी नहीं है कि भविष्य में कीमतें कम होए, भविष्य में कीमतें कम होने की जगह बढ़ भी सकती है। तो घटी हुई कीमत पर मांग बढ़ने की बजाय अभी क्या है, मांग बढ़ने की बजाय घटी हुई कीमत पर मांग कम ही है। इस प्रकार ये मांग क्या सच्चे नियम के या सच्चे अपवादों के अंतर्गत नहीं माना जाता। नेक्स्ट है वस्तु की गुणवत्ता या क्वालिटी में सुधार का प्रभाव। वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी, गुणवत्ता क्या होता है? गुणवत्ता क्वालिटी होती है जो वस्तु को मेंटेन करके चलती है। क्वालिटी में सुधार का प्रभाव। उत्पादक के द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है, उत्पादन के साधनों को काम में लेकर फिर उस वस्तु को उत्पादक के द्वारा बेचा जाता है और उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद कर आवश्यकताओं को पूरी करता है और उसे इससे संतुष्टि प्राप्त होती है। तो वस्तु की गुणवत्ता क्वालिटी में सुधार के प्रभावों के अंतर्गत एक अर्थशास्त्री हैं स्टोनियर व हेड। कौन से अर्थशास्त्री? स्टोनियर व हेड के अनुसार स्टोनियर व हेड नाम लिख लीजिएगा इसका, स्टोनियर व हेड के अनुसार उपभोक्ता ये सोचने लगे कि वस्तु की किस्म में सुधार हो गया है, वस्तु की क्वालिटी में सुधार हो गया है, चाहे उसका सोचना वास्तव में सही हो या गलत हो। वस्तु की क्वालिटी में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, ये उपभोक्ता जो सोच रहा है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और वह कीमत, बढ़ी हुई कीमत पर वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदता है। तो कई बार ये देखा जाता है कि एक वस्तु कम दामों पर जब होती है तो उसकी कम मांग की जाती है और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तब उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु को खरीदा जाता है। उसे ये लगता है कि इस वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा है तो इसकी क्वालिटी कम कीमत वाली वस्तु की क्वालिटी से ज़्यादा होगी और इस प्रकार उपभोक्ता जो है क्वालिटी में सुधार के प्रभाव के कारण उसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होने पर मांग भी ज़्यादा कर देता है। इस प्रकार ये भी मांग के नियमों के मांग का जो नियम है उसके अपवादों में शामिल किया जाता है, क्योंकि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग के नियम के अनुसार बढ़ने की बजाय कम होनी चाहिए। लेकिन क्वालिटी और गुणवत्ता की प्रभाव को ध्यान में रखते हुए या क्वालिटी और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जो है उपभोक्ता बड़ी ही कीमत वाली वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदने लग जाता है। अतः व्यवहार में उपयुक्त स्थिति कम ही आती है और इसे सामान्य दशा में नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता कैसा होता है? विवेकशील होता है। उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है और एक विवेकशील उपभोक्ता ज़्यादा कीमत देने की अपेक्षा कम कीमत देना ही पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता होता है कि वस्तु की क्वालिटी में ज़्यादा जो है अंतर नहीं है उस समय। इन सभी उपयुक्त स्थितियों को देखते हुए जो है मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों में शामिल किया जाता है। इसका एकमात्र जो अपवाद है वो सिर्फ अपवाद डिफेक्ट वस्तुओं के अंतर्गत ही
है गिफिन वस्तुएं ही मानी जाती है, उसी में ही जो है मांग का नियम को के अपवादों को में शामिल किया जाएगा। ये जो है अपनी ये अन्य अपवादों के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें मांग के सच्चे नियमों के अपवाद को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ये आपके मांग के नियम के अपवाद थे। कई बार छोटा क्वेश्चन आपका जो है उसका पूछ लिया जाता है गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं, तो आप गिफिन वस्तुएं के बारे में ध्यान रखिएगा। थॉर्न स्टील यहाँ पे नाम था, ये मामले में ध्यान लगा दी, थॉर्न आएगा, इसको देख लेना। अब आगे बात करते हैं मांग में परिवर्तन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मांग में परिवर्तन या मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है, तो दोनों चीजें अलग अलग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं मांग में परिवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग आ गई मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, जो कि मैं आपको चित्र के द्वारा बताऊंगी, स्पष्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब हम एक ही मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं तो मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और ये जो वृद्धि हुई है ये वृद्धि ही मांग में विस्तार कहलाता है। सबसे पहले आप एक चित्र बनाइए, इसमें ये ऐसे बनाना अपने को, ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वाई एक्स। यहाँ पर वस्तु की कीमत आ जाएगी और यहाँ पर वस्तु की मांग क्या आएगी, वस्तु की मांग। ये आपका क्या है, ये आपका डीडी वक्र है। वस्तु की कीमत जब इतनी थी तो मांगी जाने वाली मात्रा इतनी थी, कीमत को कर दो P1, कीमत को क्या करना है अपने को P1 करना है, और मात्रा को कर दो आप X1। इतना बनाओ। इतना बनाने के बाद मांग की मात्रा में परिवर्तन बता रही हूं मैं आपको, मांग में परिवर्तन बाद में बताऊंगी। अब जब कीमत P1 है तो मांगी जाने वाली मात्रा X1 है, कीमत गिरकर देखो नीचे की तरफ आ गई, और नीचे की तरफ आकर कितनी हो गई, P2 हो गई, तो मांग भी बढ़कर कितनी हो गई, X2। मांग का नियम तो ये कहता है ना सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा ज्यादा होती है, वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा कम होती है। अब इस चित्र को देखिए, और इसमें प्रारंभिक मांग वक्र जो है आपका डीडी है। ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने का आशय, ये आप यहाँ पर ए बिंदु डाल दो और यहाँ पर बी बिंदु डाल दो। ए बिंदु से अपन किधर चल रहे हैं, बी बिंदु की तरफ चल रहे हैं। तो ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने का आशय है कि कीमत के 0P1 से घटकर 0P2 हो जाने पर वस्तु की X1 से मात्रा बढ़कर 0X2 हो जाती है। इसे मांग की मात्रा में वृद्धि कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, मांग की मात्रा में वृद्धि। मात्रा ही तो बड़ी है, मांग की मात्रा में वृद्धि। नया एक और है इसको विस्तार, मांग में क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। अब यहाँ पर कीमत 0P1 से घटकर
0x2 हो जाती है। यह आपका क्या कहलाएगा? मांग में विस्तार कहलाता है। इसको आप लिख लीजिए। और ये जो मांग में वृद्धि हुई है, मांग की मात्रा में जो वृद्धि हुई है, मांग में जो विस्तार हुआ है, वो किसके कारण हुआ है? कीमतों में परिवर्तन के कारण। किसके कारण? कीमतों में परिवर्तन के कारण। ध्यान रखना इसको। मांग में जो विस्तार या मांग की मात्रा में जो वृद्धि होती है, वो होती है कीमतों में परिवर्तन के कारण। ठीक है, इतना बनाइए। इसके बाद बात करते हैं कि यदि हम इसी वक्र पर बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ जाते हैं तो इसे मांग मात्रा में कमी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, बी से अपन किधर जा रहे हैं? बी से अपन ए बिंदु की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तो ए से बी बिंदु और इधर करेंगे बी से ए बिंदु की तरफ। यहाँ पर देखिए, जब बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ जाते हैं तो कीमत 0p2 से बढ़कर 0p1 हो जाने पर मांग 0x2 से घटकर 0x1 हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? मांग की मात्रा में कमी या मांग मात्रा में कमी। ये कहलाएगी आपकी मांग मात्रा में कमी। या ये भी किसके कारण हुआ है? कीमतों में परिवर्तन के कारण। और ये आपको जो है इससे डायग्राम से पता चल जाएगा। ये आपकी मांग की मात्रा में परिवर्तन हुआ है और मांग की मात्रा में परिवर्तन का कारण है कीमतों में परिवर्तन के कारण। अब अपन करते हैं मांग में परिवर्तन कैसे होता है। इसमें देखिए, एक ही मांग वक्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना मांग के नियम को दर्शाता है, क्योंकि इसमें अन्य बातों के समान रहने पर, जिसमें उपभोक्ता की आय को स्थिर रखा जाता है, उपभोक्ता की पसंद को स्थिर रखा जाता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखा जाता है, कीमतों की भावी या भविष्य में कीमतों की प्रत्याशाओं को भी स्थिर माना जाता है। अतः मांग के परिवर्तन का आशय संपूर्ण मांग वक्र के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खिसक जाने से लगाया जाता है। अब मैं आपको मांग में परिवर्तन बताऊंगी। यह आपका मांग की मात्रा में परिवर्तन था या मांग में विस्तार और संकुचन था। इसको मांग में कमी या संकुचन भी बोला जाता है। संकुचन लिख लेना, जो कि बी से ए की तरफ या x2 से x1 की तरफ होगा। अब मैं मांग में परिवर्तन बता रही हूँ। अब इसके अंदर देखो, इसी वक्र पर मांग वक्र डी से इधर हो गया, D1 हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ये आपका मांग में वृद्धि कहलाएगा। मांग में वृद्धि कहलाएगा। अब देखो, इसमें वृद्धि में क्या हुआ? पहले कीमत 0p2 थी, तो मांगी जाने वाली मात्रा x2 थी। अब कीमत बढ़कर मान लो 0p1 हो जाती है, तो नए मांग वक्र पर जो है आपकी क्या बढ़ जाएगी? नए मांग वक्र पर आपकी जो है
मांग भी बढ़ जाती है। और वो मांग बढ़ने का कारण क्या है? वो मांग बढ़ने का कारण है आपका उपभोक्ता की आय का बढ़ना। ये डी वक्र यहाँ ऐसे बनाना, D1 इसके अंदर देखो 0 P2 कीमत पर X2 मात्रा की जा रही थी, अब कीमत बढ़कर P1 हो गई, बढ़ गई। तो देखो पहले जितनी ही मात्रा की जा रही है, पहले जितनी ही मात्रा बढ़ी है, यानी उपभोक्ता अब ज्यादा कीमत पर वस्तु की ज्यादा मात्रा डिमांड कर रहा है, ज्यादा वस्तु की मांग कर रहा है। और वो मांग का या मांग बढ़ने का कारण है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना। ये मांग वक्र किधर शिफ्ट हुआ है? दाईं तरफ, दाईं तरफ। ये है आपका मांग में वृद्धि। इसी प्रकार जब उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो मांग वक्र इधर ट्रांसफर हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी अब उपभोक्ता जो है कम कीमत पर वस्तु की मांग ज्यादा करता है। पहले बढ़ी हुई कीमत पर वस्तु की मांग जो है उतनी ही ज्यादा कर रहा था। यहाँ पर देखो कीमत कम हो गई, P2 हो गई। अगर मैं मांगों को नीचे की तरफ बनाती हूँ, मैंने नीचे नहीं बनाया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसी को ही जो है नीचे की तरफ कर दिया है। अब यहाँ पर देखो पहले बढ़ी हुई कीमत पर उपभोक्ता इतनी मांग कर रहा था, अब उपभोक्ता की आय के कम होने पर कीमत P2 हुई, तब वो ज्यादा मांग कर रहा है, कर रहा नहीं आता, या उतनी ही मांग जो जितनी कर रहा था पहले, अब उतनी की मांग जो है अब P2 यानी कीमत के कम होने पर उतनी मात्रा कर रहा है। और उसका कारण है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होना। इस प्रकार मांग वक्र का दाईं तरफ परिवर्तन होना उपभोक्ता की आय में वृद्धि को शो करता है, और मांग वक्र का बाईं तरफ यानी नीचे की तरफ शिफ्ट होना उपभोक्ता की आय में कमी को सूचित करता है। इस प्रकार मांग वक्र में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण ही नहीं, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन होने के कारण, इसके अलावा आय के बदलने के कारण भी जो है मांग में परिवर्तन होता है। इस प्रकार ये आपका D से D1 जाना मांग में वृद्धि को शो करता है, D1 से DD की तरफ आना मांग में कमी को दर्शाता है। यहाँ पर लिख लीजिए D से D1 होना मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि को सूचित करता है। और D1 से DD होना मांग में कमी को दर्शाता है। अब ये D1 और DD पर आना मांग में वृद्धि और कमी दर्शाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उपभोक्ता की इधर तो आप उपभोक्ता की फर्स्ट है आय में परिवर्तन, उसकी रुचि या पसंद में परिवर्तन, और थर्ड है जनसंख्या में परिवर्तन। इस प्रकार ये जो मांग में वृद्धि और मांग में कमी हो गया, एक तरफ आपका मांग में विस्तार और मांग में जो है संकुचन हो गया। जब हम एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं तो वो आपका विस्तार और संकुचन को बताता है। जब हम एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर जाते हैं यानी मांग वक्र में परिवर्तन हो गया, दाईं तरफ परिवर्तन वृद्धि को शो करेगा, बाईं तरफ परिवर्तन कमी को शो करेगा,
परिवर्तन के कारण किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगर जनसंख्या कम हो गई तो मांग वक्र D1 D1 से DD की तरफ चला जाएगा, जनसंख्या बढ़ गई तो DD से D1 D1 की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार आपके मांग में परिवर्तन जिसके अंतर्गत कमी, वृद्धि, एक ही मांग वक्र पर विस्तार, संकुचन, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्लास में वैयक्तिक मांग वक्रों व बाजार मांग वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।